जोहार दोस्तों। आज हम टीएनए जे टेट सी टेट लेवल के कुल 30 एमसीक्यू बाल विकास शिक्षा शास्त्र प्रश्न को देखेंगे और सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार यदि किसी बच्चे को नई परिस्थिति मिलने पर वह अपने पुराने मानसिक ढांचे को बदलकर उसको समझने का प्रयास करता है, तो यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? चलिए, पहला ऑप्शन है समाकलन, समायोजन, अनुकूलन, संतुलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समायोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक छात्र कठिन प्रश्न हल करते समय शिक्षक का संकेत पाता है और समस्या हल कर लेता है। यह स्थिति वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो ऑप्शन है MKO, ZPD, स्कैफोल्डिंग, लर्निंग बाय डूइंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चा तब तक चुप रहता है जब तक उसे होमवर्क ना मिल जाए। जैसे ही होमवर्क कम किया जाता है उसका व्यवहार सुधर जाता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसलिए होगा कि नकारात्मक प्रोत्साहन मिलता है। जैसे बच्चे को जो चीज़ बोझ लग रही थी उसे हटाने से बच्चे का व्यवहार अच्छा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों में संज्ञानात्मक असंतुलन पैदा करता है ताकि वे पुराने ज्ञान पर पुनर्विचार करें। यह पियाजे के किस अवधारणा का प्रयोग है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन को, स्कीमा, दूसरा ऑप्शन है डिसइक्विलिब्रियम, कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी जब बच्चे का पुराना ज्ञान जब नए ज्ञान से मेल नहीं खाता तब मन में असंतुलन पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पांचवा है, यदि बच्चा दूसरों के मॉडल को देखकर नया व्यवहार अपनाता है और दंड मिलने पर व्यवहार छोड़ देता है तो यह किस सिद्धांत का उत्तम उदाहरण है? तो देखते हैं, ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और कॉग्निटिव थ्योरी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, जब बच्चा केवल मूर्त वस्तुओं के बारे में तर्क कर सकता है लेकिन काल्पनिक स्थितियों पर नहीं, तो वह किस पियाजे चरण में होता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, प्री ऑपरेशनल, बी ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सी है फॉर्मल ऑपरेशनल और डी है सेंसरी मोटर। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा? तो क्या है? ऑप्शन बी। यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 7 से 11 वर्ष के चरण को कहते हैं जहां बच्चे ठोस वस्तुओं पर तर्क कर सकता है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीखने की सर्वोत्तम स्थिति कब होती है? ऑप्शन ये है जब बच्चा भय में हो, जब बच्चा सक्रिय रूप से जुड़ा हो, जब केवल परीक्षा पर ध्यान हो, जब शिक्षक बोले छात्र सुने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, हिडन करिकुलम का प्रभाव कब स्पष्ट दिखाई देता है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय, विद्यार्थियों के व्यवहार और मूल्यों में, केवल परीक्षा में, केवल घर में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के व्यवहार और मूल्यों में। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। बच्चा अपनी सीखने की प्रक्रिया पर स्वयं निगरानी रखता है, यह किस क्षमता का लक्षण है? तो ऑप्शन है मेटा कॉग्निशन, इंसाइट, डिस्कवरी लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा? तो ऑप्शन ये, ठीक है, मेटा कॉग्निशन। इसमें सोचने की प्रक्रिया के बारे में समझना, यानी मैं कैसे सीख रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, ये सब सोचने की प्रक्रिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी छात्र को गणित कठिन लगता है और वह बार बार असफल होने के कारण प्रयास ही छोड़ देता है, तो यह किस मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है? तो ऑप्शन है सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, लर्न हेल्पलेसनेस और ओवर कॉन्फिडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में सक्रिय रूप से समूह कार्य करता है, चर्चा करता है और अपनी जानकारी स्वयं बनाता है, यह किस पद्धति का आदर्श रूप है? ऑप्शन ए है लेक्चर मेथड, बी है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और सी है ड्रिल मेथड और डी है रेसिटेशन मेथड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए 12वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर में बच्चा सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करता है? ऑप्शन ये है प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल,
कन्वेंशनल और मॉरल रिलेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चा कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य में रुचि क्यों लेता है? ऑप्शन ए है उसकी बुद्धि सीमा कम होती है, उसे जोखिम से डर लगता है, उसमें उच्च स्तर का है ना इंस्ट्रिक्सिक मोटिवेशन होता है, उसे दंड का भय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत शिक्षक को क्या संदेश देता है? सभी बच्चे एक ही प्रकार की बुद्धि रखते हैं, सभी बच्चों को एक जैसे कार्य देना चाहिए, प्रत्येक बच्चों की बुद्धि अलग प्रकार की हो सकती है, शिक्षा केवल गणित और भाषा पर आधारित होनी चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रत्येक बच्चे की बुद्धि अलग प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक शिक्षक सभी बच्चों के लिए समान अवसर और मूल्यांकन की व्यवस्था करता है, या किस प्रकार की शिक्षा का उदाहरण है? तो ऑप्शन है ये नंबर सेपरेट एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन। इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन बी, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, पीछे रह जाने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता। ऑप्शन है प्रतिभाशाली होना, सीखने की गति धीमी होना, आत्मविश्वास अत्यधिक होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने की गति धीमी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, 17वां देखते हैं हम लोग। विकास का प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल किस दिशा में विकास बताता है? ऑप्शन ये है सिर से पैर तक, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर, पैर से सिर की ओर, बाहर से भीतर की ओर। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है? तो ऑप्शन बी, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, सीखने का ट्रांसफर सबसे अधिक कब होता है? ऑप्शन ए दोनों विषय असंबंधित हो, नया और पुराना ज्ञान समानता रखता हो, बच्चा रटकर सीख रहा हो, बच्चा तनाव में हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां प्रश्न को देखते हैं। आत्मसंकल्पना के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ये है पुरस्कार, बी दंड, सी दूसरों की प्रतिक्रिया और डी परीक्षा परिणाम। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में समूह दबाव क्यों बढ़ता है? ऑप्शन ए बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, सामाजिक पहचान बनाने की आवश्यकता बढ़ती है, बुद्धि कम हो जाती है, शिक्षक मित्र बन जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सामाजिक पहचान बनाने की आवश्यकता बढ़ती है। चलिए 21वां, शिक्षक किसी विषय को छोटे छोटे खंडों में बांटकर प्रत्येक चरण पर सुदृढ़ीकरण देता है, यह प्रक्रिया कहलाती है शेपिंग, चैनिंग, मॉडलिंग या रिनफोर्सिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, किसी बच्चा किसी समस्या को अचानक यहाँ अनुभव के साथ हल कर लेता है, यह किस प्रकार का सीखना है? तो ऑप्शन है ट्रायल एंड एरर, इनसाइट लर्निंग, कंडीशनिंग या रोट लर्निंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो अचानक समाधान मिल जाना है ना, अचानक समाधान मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चा बार बार गलतियां करता है शिक्षक को उसे ऑप्शन देखते हैं दंडित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, गलतियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए, कक्षा से बाहर भेजना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां प्रश्न देखते हैं, कक्षा प्रबंधन का सोच उद्देश्य है। ऑप्शन ए अनुशासन बनाना, सीखने का अनुकूल वातावरण तैयार करना, छात्रों को चुप रखना, होमवर्क बढ़ाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, सीखने का अनुकूल वातावरण तैयार करना। ठीक है चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, यदि कोई बच्चा शिक्षण कार्य में रुचि नहीं दिखाता तो पहला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए दंड देना, उसकी रुचियों को समझना, दोहरा होमवर्क देना, माता पिता बुलाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, उसकी रुचियों को समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास में इंटरेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है भाषा केवल किताबों से सीखी जाती है, भाषा बिना बोलचाल के विकसित नहीं हो सकती है, भाषा सिर्फ आनुवंशिक होती है, भाषा परीक्षा में ही दिखती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां प्रश्न देखते हैं, जब छात्र कठिनाई होने पर हार नहीं मानता और प्रयास जारी रखता है, यह किस गुण का उदाहरण है? तो ऑप्शन ये है हेल्पलेसनेस, रेसिलेंस और रिग्रेशन कंडीशनिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी होगा रिजिलियंस, है ना, रिजिलियंस। चलिए जो इसका मतलब होता है कि मुश्किलों से जल्दी उभर कर फिर से समायन हो जाने की क्षमता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां प्रश्न को और बढ़ते हैं,
भावनात्मक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है? ऑप्शन ए परिवार और सामाजिक वातावरण, विद्यालय की इमारत, परीक्षा का दबाव या खेलकूद। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कि क्या होगा, तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां प्रश्न देखते हैं। सीखने में सक्रिय भागीदारी क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है इससे समय जल्दी बीतता है, इससे स्मृति मजबूत होती है और ज्ञान टिकाऊ बनता है, इससे शोर बढ़ता है, इससे परीक्षा आसान होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 29 का राइट आंसर बी, इससे स्मृति मजबूत होती है और ज्ञान टिकाऊ बनता है। चलिए ये इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं। शिक्षक को फैसिलिटेटर कहने का कारण है, क्या है? ऑप्शन है वह ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, वह सीखने की स्थितियाँ तैयार करता है, और ऑप्शन भी देखते हैं वह अनुशासन कराता है, वह केवल किताब समझाता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कि क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आज का प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज का दिन शुभ हो।